आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का चैप्टर 2 में। साथ में डिस्कस करेंगे पॉसिबल क्वेश्चंस कौन से आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। डेट मीन कह लीजिए आप लोग अगर कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो उसमें आता है एग्जिट एग्जाम। जैसे कि आपको पता है आप फार्मासिस्ट बनना है तो आपको 2 साल पढ़ाई करने के बाद एक एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा, तभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ में जो अदर कंपटीशन एग्जाम जैसे कि कह लीजिए रेलवे फार्मासिस्ट कह लीजिए, नासा फार्मासिस्ट कह लीजिए, या तो कोई भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इन सब चीजों को हम डिस्कस करें। स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। देखिए पॉसिबल क्वेश्चंस की अगर बात करें तो जैसे कि पूछ लेता है डिफाइंड पीटीसी, जिसे हम फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी कहते हैं। रोल क्या होता है जो प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, डिस्कस फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मरी डिफाइन इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। जैसे कि उत्तर प्रदेश 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डिफाइन इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी होता क्या है, और रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या होता है, और कंटेंट ऑफ फॉर्मुलरी क्या होता है, इन लिस्ट फंक्शन ऑफ आईसीसी। आईसीसी का मतलब होता है कि इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। तो ये है आपका पॉसिबल क्वेश्चंस जो आपके फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं। एक तरह कह सकते हैं ये आपकी इंपॉर्टेंट एग्जाम है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी। देखिए इस वर्ड से अगर हम देखें तो दो चीज इसमें इंक्लूड है। एक तो है आपका फार्मेसी, डेट मीन आपको क्लियर होना चाहिए ये मेनली किसके लिए होगा, आपको फार्मेसी पे ध्यान देना देगा। अगर फार्मेसी पे ध्यान देगा तो फार्मेसी में क्या होता है, मेडिसिन होता है, मेडिसिन पे ध्यान देगा। अगर मेडिसिन किसके लिए होता है तो पेशेंट के लिए होता है। तो अगर आपको मान लीजिए फार्मेसी की बात करते हैं, मेडिसिन पे भी ध्यान देगा, मेडिसिन पे अगर ध्यान देगा तो फाइनली हमें पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट क्वालिटी, एक तरह कह सकते हैं जो पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे हम पहुंचा सकते हैं, इन पे ही ये थेरेपेटिक कमेटी काम करेगी। देखिए अब आता है इसको ऑब्जेक्टिव क्या रहता है। मेनली 3 चीजों पे ऑब्जेक्टिव रहता है। पहले क्या, पेशेंट को क्वालिटी सर्विस दे और इफेक्टिव दे। दूसरा मेडिसिन पे ये देखेंगे जो एडवर्स रिएक्शन जिसे हम कहते हैं एडीआर, वो कम दे और ज्यादा से ज्यादा आपको पेशेंट को सही करे। और तीसरा आता है कि एक फार्मासिस्ट को क्या गाइडलाइन प्रोवाइड करे या रूल रेगुलेशन प्रोवाइड करे जो सही से एक तरह का चल सके और हॉस्पिटल एकदम बिल्कुल सही से स्मूथली चले। अदर जो हॉस्पिटल का कह लीजिए जो स्टाफ है उसके साथ किस तरह से कोऑर्डिनेशन बनाए, या कोई भी चीज अगर काम करे तो उसको वॉच आउट करता है। ये तीनों चीज पे वॉच आउट करता है, मतलब रखता है। पहले क्या, पेशेंट पे, दूसरा मेडिसिन, तीसरा आपका फार्मासिस्ट। देखिए एक एमसीक्यू अगर हम देखें, थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन ऐसा डिपार्टमेंट है जो प्रीव्यू नहीं करता पीटीसी। इसका आंसर जानने के लिए हम पढ़ते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ऑब्जेक्टिव ऑफ पीटीसी मतलब थेरेपेटिक कमेटी का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 3 चीज पे ध्यान रखता है। पहला क्या करता है, आपको मेडिसिन पे ध्यान रखा, दूसरा क्या है पेशेंट, और तीसरा आपका क्या है, फार्मासिस्ट पे। तो पहला देखें तो ये क्या करता है कि ये हेल्प करता है पॉलिसी बनाने में रिगार्डिंग किसके लिए, इवैल्यूएशन करने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए, और थेरेपेटिक यूज ऑफ ड्रग इन हॉस्पिटल। मतलब इसका मतलब यही चीज है, ये पॉलिसी बनाने के लिए, इवैल्यूएशन करने के लिए और सिलेक्शन करने के लिए, जिससे सिलेक्शन का मतलब कह लीजिए कोई दवाई है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी है, तो वो कमेटी डिसाइड करेगी कि कौन सा कंपनी का हम लाए जो बेहतर से बेहतर इफेक्ट दे। नेक्स्ट अगर देखें, ये साथ में प्रोवाइड करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है अदर ट्रेनिंग टू हॉस्पिटल स्टाफ। मतलब कह सकते हैं कि गाइडलाइन और अदर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है किसमें, हॉस्पिटल स्टाफ में। दूसरे अगर देखें, तीसरे की बात करें हम, ये एग्जामिनर करता है ड्रग एडवर्स रिएक्शन और रिपोर्ट करता है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को। देखिए इस पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जब हमारे ड्रग आती है तो हमारी ड्रग मेनली 4 फेजेस में आती है। तो उसके लिए 3 फेज आने के बाद मार्केट में आ जाती है, चौथा फेज कंटिन्यू चलते रहता है। उसी चीज को वॉच आउट करता है। अगर कोई दवाई ज्यादा साइड इफेक्ट दे रही है तो यही पीटीसी कमेटी का जिम्मेदारी है कि उसका रिपोर्ट बनाए एक सही से और एग्जामिनेशन करे कि ये सही में नुकसान दे रही है, और उसके हिसाब से उसके कमेटी को दे, उस कंपनी को दे, भैया ये वाली दवाई आपका ज्यादा साइड इफेक्ट है। फिर वो कमेटी आगे या जिसको आप देते हैं अथॉरिटी, फिर वो लीगल एक्शन लेती है। देखिए नेक्स्ट देखें तो ये क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है ट्रेनिंग प्रोग्राम किसके लिए, हॉस्पिटल स्टाफ में। हॉस्पिटल स्टाफ में जब ट्रेनिंग प्रोग्राम करता है, इसका मतलब ये कह लीजिए इसका जिम्मेदारी ये रहता है कोई नई दवाई आई उसका साइड इफेक्ट क्या है और कैसे यूज करते हैं, इन सब चीजों के बारे में बताने का भी किसका जिम्मेदारी रहता है, पीटीसी का रहता है। नेक्स्ट देखें तो ये करता है सजेशन करता है मेडिकेशन शुड बी स्टोर इन हॉस्पिटल फार्मेसी। मतलब एक तरह का ये पीटीसी जो इस पे कमेटी रहते हैं, जो जो लोग, वो सजेशन करता है भैया इस तरह का अगर मेडिसिन अगर यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे ज्यादा, मान लीजिए एग्जांपल पे कहते हैं डायबिटीज का पेशेंट आता है
तो वो सजेशन पीटीसी करेगा कि डायबिटीज का इस कैटेगरी का अगर हम दवाई लाएंगे तो ज्यादा हमारे हॉस्पिटल में चलेगी, या तो फिर इस तरह का दवाई अगर ये इस कंपनी का हम लेंगे तो ज्यादा इफेक्ट देगी, साइड इफेक्ट कम देगी। ये सजेशन भी काम रहता है किसका, पीटीसी का। देखिए, आप देखते हैं कंपोजिशन क्या होगा। कंपोजिशन का मतलब कि इसमें पीटीसी में कौन कौन से मेंबर रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें पीटीसी में क्या पेशेंट को भी ध्यान रखता है। पेशेंट को ध्यान की बात करें, अगर इन पेशेंट है तो सबसे ज्यादा कौन रहता है, नर्सेस रखती है उसके पास 24 घंटे, नर्सेस ही रहता। उसके बाद पीटीसी, अगर हमने ये चीज कहा है मेडिसिन के बारे में बात करता है, तो मेडिसिन में अगर बात करते हैं तो मेडिसिन कौन करता है, फार्मासिस्ट करता है। और साथ में ये चीज भी करता है कि फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट पे भी ये काम करता था। इसका मतलब ये चीज है कि इसका कंपोजिशन में आपको डॉक्टर भी होगा, नर्सेस भी होगी, फार्मासिस्ट भी होगा, अदर हेल्थ डिपार्टमेंट का जो है, या तो फिर कह लीजिए अदर जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के, वो भी होंगे। अब देखिए कंपोजिशन की बात करें इसमें, देखिए इसका जो कंपोजिशन है, अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग कंपोजिशन बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल। इसमें चेंजेस होते रहते हैं। देखिए यहाँ से एमसीक्यू आपसे इस तरह का पूछ सकता है, क्या हर तरह का हॉस्पिटल में, या तो फिर जितने भी हॉस्पिटल है सबका एक ही पीटीसी होता है, या एक ही कमेटी एक ही जैसा होता? तो नहीं, आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल नहीं होता। इसमें ये चीज लिखा हुआ कि अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग कमेटी हो सकता है, वेरी कर सकता है। जैसे कि अगर जनरल देखे, इसका जनरल जो देखा गया कि जनरली होना चाहिए, मिनिमम इसमें 3 फिजिशियन होना चाहिए। देखिए यहाँ सर्जन नहीं लिखा, फिजिशियन लिखा। फिजिशियन इसलिए लेते हैं ताकि, देखिए एक फिजिशियन को वेल नॉलेज होता है हर तरह के बीमारी को। फिजिशियन के पास जाते थे, कोई स्पेसिफाइड डॉक्टर नहीं होता, लेकिन उसे कोई भी अगर बीमारी बोलेंगे तो वो आपको बता देगा। तो उसको दवाई के बारे में फार्मासिस्ट से दूसरा नंबर पे अच्छा नॉलेज रहता। दूसरा है, एक फार्मासिस्ट होना चाहिए, नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए, एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब कह लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन, जो कागजात मतलब बिलिंग पास करवाना, या तो फिर बिल लेना, पैसा लेना, सब कुछ ये सिर्फ काम पे ही रहता है, इसकी जिम्मेदारी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट लेवल पे। फिर अदर जो है इंडिविजुअल ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ, ये मेनली दिखाया गया है कि ज्यादातर ये कंपोजिशन होते हैं। अब देखिए, इसमें देखा अगर चेयरमैन जो अगर होता है, चेयरमैन अगर इस कमेटी का चेयरमैन किसको बनाया था, फिजिशियन बनाया था। यहाँ से क्वेश्चन एमसीक्यू पूछेगा इस तरह के, जो फार्मेसी पीटीसी का जो कमेटी का चेयरमैन है किसे बनाया था। आप अगर डिटेल में पता नहीं होता, आप क्या लगाएंगे, फिजिशियन लगाएंगे। इसी चीज को डिटेल में डिस्कस किया गया है उदित फार्मेसी के ऐप पर, वहां जाके अभी आप देख सकते हैं। देखिए, आप सेक्रेटरी जो बनाया जाता है, अपॉइंट किया जाता है किसको, फार्मासिस्ट को बनाया जाता है। और एटलीस्ट जो है पीटीसी में आपको 6 बार मीटिंग होना चाहिए साल में। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि पीटीसी जो होती है कमेटी, वो मिनिमम मीटिंग कितनी होनी चाहिए साल में, तो आपको वहां पे 6 बार में, 6 बार होनी चाहिए मिनिमम साल में। देखिए, अब फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन क्या होगा, जैसे मैंने बताया फंक्शन क्या, सबसे पहले फंक्शन यही चीज देखा जाएगा इसमें कि ये जो मेडिसिन है, इस दवाई को हम सही तरीके से पेशेंट तक किस तरह पहुंचाएं, ताकि थेरेपेटिक ज्यादा दे और इफेक्ट कम दे। दैट मीन कि साइड इफेक्ट कम दे और थेरेपेटिक इफेक्ट ज्यादा दे, मतलब कम अमाउंट पे या तो फिर कम पैसे में लोगों तक किस तरह से हम उसे पहुंचा सके। यही इसका फंक्शन होता है। हेल्थ केयर सिस्टम जो आपका हॉस्पिटल है, एक सही से बॉर्डेशन फार्मेसी या अदर डिपार्टमेंट किस तरह से चल सके या सही तरीके से चल सके, इन सब चीजों का देखभाल करने का काम कौन रहता है, पीटीसी, मतलब कि फार्मेसी एंड थेरेपेटिक का। आप देखते हैं पहला जो इसका देखें, पहला जो काम होता है, ये काम करता है एक तरह का सलाहकार, मतलब सलाहकार की तरह काम करता है किसके लिए, मेडिकल स्टाफ और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन रिगार्डिंग यूजेस ऑफ ड्रग। पहला अगर फंक्शन देखे तो ये क्या करता है, एक तरह का सलाह कर देता है। इसी कमेटी क्या करती है कि डिफरेंट डिफरेंट अगर दवाई है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का सेम चीज है, सेम साल्ट है, तो ये आपको सलाह देगी कि इस कंपनी का, मान लीजिए एग्जांपल पे के लिए सेम साल्ट है, रैनबैक्सी का है, सिप्ला का है, या मैनकाइंड का है, तो इनमें से जो कौन सा अच्छा होगा, ये सजेशन देगी पीटीसी कमेटी, सजेशन का काम करता है। साथ में है आपको पीटीसी डेवलप करता है ड्रग फॉर्मुलेरी और प्रिस्क्रिप्शन गाइडलाइन इन द हॉस्पिटल, मतलब ये ड्रग फॉर्मुलेरी को डेवलप करता है पीटीसी। पीटीसी अगर कोई भी अगर नेशनल, मान लीजिए कि हॉस्पिटल के लिए कोई दवाई मंगा रहे हैं, या कुछ आप बना रहे हैं नई दवाई, या कह लीजिए कोई डायबिटीज का पेशेंट आता है, तो उसको आपने बनाया, हॉस्पिटल एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आपने बनाया कि कोई 2 दवाई देंगे तो सही हो जाएगा, आप अपने मन से नहीं दे सकते, डॉक्टर को नहीं बोल सकते। पहले आप पीटीसी से अप्रूव करवाएंगे, उसके बाद ही आप दे सकते हैं। साथ में पीटीसी क्या करेगी, देखेगी वो जो दवाई आप देते हैं तो क्या उसका इफेक्ट, इफेक्ट तो दे रहा, लेकिन साइड इफेक्ट तो ज्यादा नहीं दे रहा। इन सब चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद ही वो आपको अप्रूवल करेगी।
पीटीसी का काम यही होता है और कि मॉनिटर करते रहता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन और उसको रिपोर्ट करता है अप्रोप्रिएट जो अथॉरिटी है उसको पहुंचाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि दवाई जो है हमारे कह सकते हैं क्लिनिकल फेज 4 फेजेस में होता है। 3 फेज आने के बाद मार्केट में आ जाता है, चौथा फेज चलते रहता है, चौथा फेज में वॉच आउट करते रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल पे मैं अगर बात करूं, जैसे कि संविधान बना हुआ, कानून बना हुआ, सबको पता है अगर हम किसी को गाल मतलब मारेंगे तो वो गुनाह है एक तरफ से, या तो फिर हम क्या करेंगे रूल ब्रेक करेंगे, या किसी का हम मर्डर कर दें एग्जाम्पल पे तो हमें क्या जेल जाना पड़ेगा, सबको पता है। लेकिन पुलिस क्यों होती है? पुलिस इसलिए होता है कि उस लॉ एंड ऑर्डर को सही से चल सके और सही से लोग फॉलो करें, उसी को देखभाल करने के लिए या मैनेजमेंट करने के लिए ही रहता है। उसी तरह क्या होता है, पीटीसी मॉनिटर करते रहती है। कोई दवाई अगर आ गई मार्केट में तो देखते रहती है क्या वो जो दवाई है लंबे समय तक के लिए कोई यूज कर रहा तो साइड इफेक्ट तो ज्यादा नहीं दे रहा। इन सब चीजों को ये मॉनिटर करता है। अगर देखता है कि ज्यादा साइड इफेक्ट दे रहा है या एडवर्स इफेक्ट दे रहा है तो उसे क्या करेंगे हम, कंपनी या अथॉरिटी जो है उनका, उनसे हम कंप्लेन करेंगे सर ये आपकी दवाई है आपका नुकसान कर रहा है, अप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए इसके हिसाब से। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा हॉस्पिटल फॉर्मूले। देखिए, हॉस्पिटल फॉर्मेलिटी समझने के लिए सिंपल सी भाषा या सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो एक ऐसा फॉर्मूलेरी या तो फिर ऐसा लिस्ट जो आपके हॉस्पिटल में प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर दें आज के जमाने में अगर देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर का अलग अलग मेडिकल स्टोर होता है। उसी तरह क्या होता है कि हॉस्पिटल फार्मूलेरी एक तरह का फॉर्मूलेरी बनाया जाता है जो कि पीटीसी के द्वारा अप्रूव किया जाता है। पीटीसी कमेटी में क्या क्या था आपको एक बार याद दिला दूं तो इसमें नर्सेस भी था, डॉक्टर भी था, फार्मासिस्ट भी था और आपका अदर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी था। देखिए, नर्सेस डॉक्टर और फार्मासिस्ट का काम ये चीज रहेगा कि इसे दवाई कौन सी दवाई हम लेंगे या कौन सी दवाई हमारे हॉस्पिटल में चलाएंगे जो अच्छे से चल सकता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ये भी देखेगा कोई अगर ऐसा दवाई मंगा रहे हैं जिसका 1000 रुपया दाम है, वैसा दवाई नहीं आना चाहिए। ऐसा दवाई आना चाहिए जो कि आपको एक सही तरीके से और सही दाम में मिल जाए, पेशेंट उसे खरीद सके। हॉस्पिटल फार्मेलरी एक तरह का लिस्ट है ड्रग का जो आपके हॉस्पिटल में प्रेजेंट होता है। मान लीजिए ये दवाई है कोई, आपको जो प्रेजेंट होता है उसी को हम कहेंगे हॉस्पिटल फार्मूलेरी। अब देखते हैं डेफिनेशन। हॉस्पिटल फार्मूलेरी जो है मेडिसिन का लिस्ट होता है जो कि हम यूज करते हैं डायग्नोसिस करने के लिए या ट्रीटमेंट करने के लिए यूज करते हैं। वो जो डेवलप करते हैं किसके द्वारा? मेडिकल स्टाफ, या तो फिर कह लीजिए मेडिकल स्टाफ और पीटीसी के द्वारा। पीटीसी का मतलब फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी। वो क्या करता है, इवेल्युएट करता है और सिलेक्शन करता है मेडिसिन का और उसका यूज का फॉर द हॉस्पिटल। मतलब इसमें कह लीजिए हॉस्पिटल फार्मेसी मतलब आपके जो फार्मेसी में, हॉस्पिटल फार्मेसी में जितने भी दवाई है उसका सिलेक्शन करना, और वो जो आपका हॉस्पिटल फार्मेसी में जितने तरह की दवाई प्रेजेंट है उसी को हम कहेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी। इसका बेनिफिट ये चीज होता है, देखिए हम इसका बेनिफिट ये चीज होता है कि हमारे पास बहुत सारे मार्केट में अलग अलग कंपनी की दवाई है। हमने क्या करा, अगर मान लीजिए पहले हमने चर्चा नहीं करा या तो फिर पीटीसी से अप्रूव नहीं करा या मेडिकल स्टाफ से हमने नहीं देखा, हम क्या कर रहे हैं पुराने जमाने की दवाई लेके रख रहे हैं। पहले आज के जमाने में क्या एनडीटीएस दवाई आ गया है कि एक बार देते हैं लंबे समय तक चलता है। तो वैसे दवाई का ना छोड़ के हमने ऐसे दवाई लाया कि उसका साइड इफेक्ट ज्यादा है, तो वैसे क्या करेंगे, पेशेंट लेगा नहीं लेगा। साथ में डॉक्टर के कंप्लेंट्स ज्यादा आएंगे कि डॉक्टर उसे लिखेंगे तो पेशेंट क्या भैया हम सही ही नहीं होते। तो हॉस्पिटल फार्मूलरी में लाने से पहले मेडिसिन को हम पहले लिस्ट बना लेते हैं, फॉर्मूलरी बना लेते हैं कि सही से इस तरह से अगर हम लाएंगे या ये सारी चीज लाएंगे या इस चीज को हम अगर स्टोर करके रखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा चलेगा। हॉस्पिटल फार्मेसी मतलब कि आपके पास जो अब दवाई आ गया, जो चीज आपके पास दवाई प्रेजेंट है हॉस्पिटल में वो सारे चीज हॉस्पिटल फार्मूलरी के अंदर ही आएगा। देखिए, इसको जो है टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि हमने एक कंपनी का लाया तो कंटिन्यू लंबे समय तक रखते हैं। अगर कोई टाइम टू टाइम मार्केट में कोई नई दवाई है तो उसके हिसाब से हम उसे अपडेट करते रहेंगे। अब देखते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी का एम क्या है। देखिए, एम पहला है क्या होता है, इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग प्रोडक्ट, इंफॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल पॉलिसी, और ये देखो अदर इंफॉर्मेशन लाइक ड्रग स्टूडेंट एजुकेशन एंड अदर मैटर रिलेटेड टू द मेडिकेशन। इसका एम मेनली ये चीज है, हॉस्पिटल पॉलिसी को इंफॉर्मेशन करना, और किसका ड्रग प्रोडक्ट, और दूसरा क्या है मेडिकेशन देना है, मतलब सही से रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन, मतलब पेशेंट तक सही से पहुंच सके। तो हम जानते हैं कि हॉस्पिटल फॉर्मुलरी को डेवलप कैसे कर सकते हैं। देखिए, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी को डेवलप करने से पहले आपको पीटीसी का डेवलप करने पड़ेगा। पीटीसी का डेवलप करना पड़ेगा इसलिए पहले क्योंकि आपको हॉस्पिटल फॉर्मेलिटी मतलब कि जब आप हॉस्पिटल एज ए खोलते हैं तो आपको किस तरह से दवाई मंगाना है या कौन कौन से दवाई मंगाना है आपको डॉक्टर से पूछना पड़ेगा, नर्सेस से पूछना पड़ेगा और आपको फार्मासिस्ट से पूछना पड़ेगा। देखिए क्यों, इसलिए कि डॉक्टर किस तरह का दवाई लिखेगा
उसी हिसाब से ही आपको दवाई आएगी हॉस्पिटल में। ऐसा नहीं कि हमने फार्मासिस्ट को कह दिया कि आप क्या करें कि पेशेंट ऐसे हार्ट का आप दवाई लेके आ जाओ और आपके पास पेशेंट आ रहा है सिर्फ डायबिटीज का ज्यादा, तो आप कहाँ से देंगे? तो आपको डॉक्टर बताएगी कि किस तरह से कौन से एरिया में कौन सा पेशेंट ज्यादा आ रहा है। तो उसमें क्या सबसे पहला स्टेप क्या होगा फॉर्मुलेरी का, आपको पीटीसी को फॉर्मेशन करना पड़ेगा। पीटीसी का जैसे मैंने आपको बताया था, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी। उसके बाद दूसरा स्टेप में ये चीज करना पड़ेगा, आपको डेवलप करना पड़ेगा ड्रग फॉर्मुलेरी लिस्ट कि कौन कौन से ड्रग हम मंगाएं। उसके बाद फिर करेंगे डेवलप ऑफ ड्रग फॉर्मुलेरी मैनुअली। मैनुअली का मतलब कह सकते हैं कि एक एक करके मंगाएंगे और कोई चीज उल्टा पुल्टा हो जाए तो उसे हम सिलेक्शन करेंगे। फिर लास्ट में फोर स्टेज में हम क्या करेंगे, जब पीटीसी इसे अप्रूव कर देगी तो उसके बाद हम उसे मॉनिटरिंग करेंगे और उसका फिर हम देखभाल करते रहेंगे कि और दिन ब दिन अगर मान लीजिए हमें जरूरत पड़ा तो अपडेट करते रहेंगे। पीटीसी के पास जाएंगे और कहेंगे या तो फिर डॉक्टर आपको कह दिए कि इस चीज का पेशेंट ज्यादा आ रहा है, मान लीजिए आपको लीवर का पेशेंट ज्यादा आ रहा है, तो पीटीसी में जाएंगे और कहेंगे और वहां से अप्रूवल लेके आपको चेंजेस करना है कि सर ये वाले अगर दवाई आ रहा है तो इसका भी हम दवाई रख सकते हैं। देखिए, अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव या तो फिर कह ले कौन सा प्रोसीजर है उसी को मैंने लिख दिया। पहला स्टेप क्या होता है कि किसी भी चीज को अगर हॉस्पिटल फॉर्मली अगर आपको डेवलप करना है कोई भी हॉस्पिटल को, तो सबसे पहले आपको फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी को डेवलप करना पड़ेगा। उसके बाद फिर वही डिसाइड करेगा आपको और रूल एंड रिक्वायर्ड जो है इवेल्युएशन करेगा और सिलेक्शन ऑफ ड्रग करेगा। फिर उसके बाद ही उसे आप हॉस्पिटल फॉर्मुलरी बना सकते हैं। देखते हैं कि आखिर यूज क्या है, हॉस्पिटल फॉर्मूलेरी बनाना क्यों जरूरी है। सबसे पहले क्या होता है कि फिजिशियन आइडेंटिफाई करता है सेफ इफेक्टिव मेडिकेशन फॉर प्रिस्क्रिप्शन। मतलब फिजिशियन जब हेल्प करता है तो उसे पता होता है कि कौन सी दवाई देंगे जो कि एक सेफ मेडिसिन और इफेक्टिव होगा। मान लीजिए आपने हॉस्पिटल खोल दिया और आप ऐसी दवाई दे रहे हैं, पेशेंट बहुत आ रहे हैं लेकिन कोई सही नहीं हो रहा, तो कुछ टाइम के बाद पेशेंट आपके पास आना बिल्कुल बंद कर देगा। साथ में ये चीज होता है, इसका बेनिफिट इसका यूज तब होता है लोअर इन्वेंट्री। लोअर इन्वेंट्री मतलब कि आप जब बनाते हैं किसी चीज का इन्वेंट्री, दवाई जब बना मंगाते हैं तो आपको कम पड़े। दूसरा आता है चांस द क्वालिटी एश्योरेंस, मतलब इनहांस द क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ मेडिसिन। मतलब क्वालिटी एश्योरेंस इसको इनहांस करता है। इनहांस करने का मतलब इन द सेंस ऑफ जब पीटीसी ने पहले ही डिसाइड कर लिया या पहले ही वॉच आउट कर लिया, उन्होंने देखभाल कर लिया कि कौन सी कंपनी का दवाई सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो, तो उसमें क्या होता है कि हमें क्वालिटी ज्यादा मिलती है और इनहांस मिलता है क्वालिटी एश्योरेंस में। नेक्स्ट देखें तो हॉस्पिटल फार्मेसी जो है हेल्प करता है फार्माकोलॉजी ऑफ मेडिसिन में, लोअर चांस ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इसका यूज करके हमें ये बेनिफिट मिलता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो होते हैं इनका चांसेस कम होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि हम पहले ही सिलेक्शन कर लेते हैं ना कि कौन से दवाई कम साइड इफेक्ट दे रही है मार्केट के हिसाब से। डॉक्टर को पता होता है, फार्मासिस्ट को पता होता है कौन सी दवाई कौन कौन ज्यादा इफेक्ट कर रही है, कौन सा दवाई ऐसा है जो एडवर्स इफेक्ट ज्यादा दे रहा है। तो अगर मान लीजिए ऐसा दवाई का पहले हम सिलेक्शन कर ले जो साइड इफेक्ट कम है, तो वैसे जो चांसेस कम पड़ जाता है हमारे पास कि दवाई का एडवर्स इफेक्ट कम हो। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट आता है हमारे पास इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। देखिए, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी की बात करें अगर हम, तो आप अगर हॉस्पिटल में जाते होंगे तो इस तरह का सफाई कर्मी, अच्छे हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप चले गए कि जहाँ लोकल डॉक्टर बैठते हैं और बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। लेकिन ज्यादातर आप देखे होंगे कि हर घंटे, लगभग घंटे 2 घंटे के बाद ये सफाई कर्मी आते रहते हैं और चलते रहते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि जब हॉस्पिटल में आप देखोगे कोई डांस करने तो नहीं जाता, या तो फिर कोई वहां पार्टी मनाने तो नहीं जाता, वैसे ही जाते हैं जब वो बीमार पड़ जाता है तभी जाता है। यहाँ पे बीमार पड़ने के साथ साथ पेशेंट के साथ अच्छे लोग भी जाते हैं जो स्वस्थ होते हैं। अगर साफ सफाई नहीं रखेंगे, अलग अलग बीमारी तरह के लोग आते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारी होती है जो एक दूसरे से फैल जाता है, छींकने से फैल जाता है, या तो फिर उसके जो बैक्टीरिया उसके जर्म जो लगे रहते हैं एक दूसरे से फैल जाता है, जो कि सही व्यक्ति भी इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। लेकिन हम अगर इन्फेक्शन या तो फिर कह लीजिए ऐसा एजेंट दें जो कि आपको एंटी माइक्रोबियल या तो फिर जो वायरसेस एक दूसरे से ट्रांसफर हो उसको किल कर दें, तो उससे क्या होगा, जैसे कोरोना के टाइम पे कहा था क्या कि मास्क लगाओ और पीपीटी किट का यूज करो, जिससे क्या हो कि एक दूसरे से ना फैले। तो इसी तरह क्या करता है इन्फेक्शन कमेटी, एक तरह का कमेटी होता है जो कि हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन को कंट्रोल रखने की जिम्मेदारी उसके अंदर आता है। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, इसका मतलब क्या, इन्फेक्शन पहले देख लेते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल जो है एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हेल्थ केयर फैसिलिटी डेवलप करता है और इम्प्लीमेंट करता है पॉलिसी और प्रोसीजर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल स्टाफ। मतलब
इन्फेक्शन कंट्रोल एक तरह का प्रोसेस है जिसमें क्या करता है, मेनली आपको ध्यान देता है या प्रिवेंट करता है कि इसके बारे में इन्फेक्शन ना हो, हॉस्पिटल में ना बढ़े, और ना साथ में हॉस्पिटल का जो स्टाफ है उनमें भी ना बढ़े। देखिए हॉस्पिटल अगर काम करता है स्टाफ तो बहुत तरह के पेशेंट आता है, उसको मेंटेन रखना बहुत ही जरूरी होता है। पहले के जमाने में क्या होता है, एक ही सिरिंज 4-5 पेशेंट में यूज कर लेते थे, लेकिन उसमें हमने देखा कि जैसे एड्स बीमारी हो या तो फिर जो कम्युनिकेबल हो, ब्लड से जो एक दूसरे से चला जाता हो, वो चीज फैलने लगा। तो उससे हमने क्या करा कि अब जो सिंगल सिरिंज होगा तो एक सिरिंज एक के लिए ही यूज होगा। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है और प्रिवेंट और हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन है उसको रोक सके, मतलब उसको रोकना उसका जिम्मेदारी रहता है। अगर कहीं गंदगी है, इन्फेक्शन फैल रहा है, तो उससे पूछा जाएगा इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी से कि भैया तुमने काम क्यों नहीं करा। वो फिर पूछेगा सफाई वाले से कि तुमने क्यों काम नहीं करा। मेन फंक्शन देखे आईसीसी का तो प्रिवेंट और कंट्रोल करता है नोसोकोमियल इन्फेक्शन। नोसोकोमियल इन्फेक्शन उसे कहेंगे जो पेशेंट से एक दूसरे से फैलता है, जैसे कि आईसीयू एरिया में। और साथ में अगर देखें इसका मीटिंग की बात करें कि कितने, जैसे पीटीसी की मीटिंग कितने में हो रही थी, पीटीसी में मेनली 6 बार होना चाहिए साल में, उसी तरह आपको इन्फेक्शन जो कमेटी है उसकी मीटिंग 1 मंथ से कम में, मतलब मंथली में मिनिमम एक होना चाहिए। अगर 1.5 महीना में नहीं, 1 महीने के अंदर एक बार मीटिंग जरूर होनी चाहिए। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला कंट्रोल क्या है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इन पेशेंट एंड अदर स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल। पहला क्या है, इन्फेक्शन को कम करना, किसमें, पेशेंट में और अदर हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल स्टाफ में। दूसरा क्या है, फॉर्मुलेट करे और इम्प्लीमेंट गाइडलाइन करे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर करे, किसके लिए, प्रिवेंशन और कंट्रोल इन्फेक्शन। मतलब इसकी जिम्मेदारी ये चीज रहता है, कोई गाइडलाइन है तो उसको चेंज करने की जरूरत पड़े तो वो चेंज करे, और एक प्रोसीजर दे ताकि मान लीजिए एग्जांपल पे क्या, कि पहले फिनोल यूज करते थे, वो काम नहीं कर रहा, तो उसके साथ हम थोड़ा डिटोल भी यूज कर दें तो जिससे सही तरीके से इन्फेक्शन कंट्रोल हो। ये सारी चीज जिम्मेदारी किसका रहता है, कंट्रोल का कमेटी का ही रहता है, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का ही रहता है। साथ में ये चीज का इसके जिम्मेदारी एजुकेटेड करे और ट्रेन करे हेल्थ केयर स्टाफ को, इंश्योर करे और इम्प्लीमेंट करे मॉनिटरिंग प्रोग्राम। मतलब कि इस कंट्रोल कमेटी का ऑब्जेक्टिव जो है, सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, जरूरत पड़े तो किसी सफाई कर्मी अगर काम नहीं कर रहा तो उसे हटा दे, कोई नया लाए जो सही से काम करे। साथ में ये चीज आता है प्रिवेंट रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, ये भी जिम्मेदारी है। इसी चीज को अगर डिटेल में अगर जानना है आपको तो उदित फार्मेसी के ऐप में जाके जान सकते हो, इनको डिटेल में पढ़ाया गया है। और इनमें से जो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस है या तो प्रोबेबिलिटी जो एमसीक्यू है, जो आपके गवर्नमेंट या तो फिर अदर चीज में पूछा था, उनको भी डिटेल में वहां पे डिस्कस किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कंपोजिशन ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। मतलब इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का कंपोजिशन क्या क्या होगा। देखिए इन्फेक्शन जो मेन आपका कंट्रोल ऑफिसर होगा मेडिकल सुप्रिटेंडेंट होगा। फिर दूसरा इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का सेक्रेटरी का चीफ नर्सिंग ऑफिसर, यहाँ पे फार्मासिस्ट नहीं लिया गया, यहाँ पे किसको लिया गया, चीफ नर्सिंग ऑफिसर। क्यों इसलिए लिया गया कि 24 घंटा नर्सेस क्या करते हैं, फार्मासिस्ट एक जगह बैठ के काम करता है लेकिन नर्सेस लगभग हर जगह राउंड मारता है। तो नर्सिंग अगर इसे चीफ ऑफिसर बनाएंगे दो फायदा हो जाएगा, एक तो नर्स वो घूम भी लेगी, नर्स काम कर रही है नहीं कर रही, साथ में ये भी देख लेगी कि हमारे जो हॉस्पिटल है यहाँ पे साफ सफाई सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। अब हेड ऑफ डिपार्टमेंट हर पे मेनली 3 अगर देखें तो हर डिपार्टमेंट से जो हेड है उसका होना चाहिए, जैसे फार्मेसी हेड होना चाहिए, पीडियाट्रिक होना चाहिए और नर्सिंग होना चाहिए। और अब हम देखते हैं कि एक्टिविटी या तो फिर कह लीजिए फंक्शन ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल का क्या होता है। पहला तो ये चीज होगा, ये सर्विलेंस करेगा और आइडेंटिफाई करेगा किसके लिए, और देगा, डेवलप करेगा कि ऐसा चीज दे जिससे, या तो फिर ऐसा चीज हम डेवलप करें जो कि अच्छे से इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सके। दूसरा ये चीज करता है कि जो इन्वायरमेंट है उसको सर्विलेंस करता है, मतलब देखभाल कर सकते हैं और मॉनिटरिंग करते रहता है कि क्या ज्यादा गंदगी तो नहीं दे रही है, या तो फिर कोई ऐसा चीज न्यू मेथड अगर आपको इन्वायरमेंट में मान लीजिए एयर ज्यादा गंदा हो रहा है तो उसको कैसे हम साफ सफाई रख सकते हैं, उसका इन्फेक्शन को कैसे रोक सकते हैं, ये सारी चीज फंक्शन आता है। लास्ट फंक्शन इसका देखें या तो फिर तीसरा फंक्शन क्या है, ये मॉनिटरिंग करता है। ये क्या करता है, मॉनिटर द प्रोसीजर प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन ऑफ हॉस्पिटल। ये सारी चीज इनका फंक्शन है या तो फिर कह लीजिए एक्टिविटी है किसका, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का। अब हम जानते हैं रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। देखिए एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को जानने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं एंटीबायोटिक होता क्या है। देखिए एंटीबायोटिक जो है, एंटीबायोटिक अगर आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, तो एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है,
या तो फिर कह लीजिए जो सूक्ष्म जीव है उसको मारने के लिए हम यूज करते हैं, या तो फिर उसको कमजोर करने के लिए यूज करते हैं। जैसे एंटीबायोटिक, एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात करें एग्जांपल पे, तो ऐसा चीज होता है जैसे कि एग्जांपल पे ले लेते हैं, एक कोई एंटीबायोटिक है जिसका नाम एजिथ्रोमाइसिन है। उसको राजू नाम के लड़के को हम क्या कर देते हैं, लंबे समय तक अगर देते हैं तो एक टाइम आता है फिर क्या होता है कि ये राजू को ये वाला एजिथ्रोमाइसिन काम करना छोड़ देता है। उसी तरह हम क्या करते हैं कि जब लंबे समय तक किसी सेम एंटीबायोटिक को या तो फिर ऐसा एंटीबायोटिक को देते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम नहीं करे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बात कर रहे हैं हम इन्फेक्शन की बात, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी की बात करें या इन्फेक्शन कंट्रोल की बात कर रहे हैं जो हॉस्पिटल में काम करता है। तो ये एंटीबायोटिक या तो फिर सैनिटाइजेशन हम किस में करते हैं, जिसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो उसे किल करने के लिए यूज करते हैं। जब हम वो चीज किल करने के लिए यूज करते हैं तो ऐसा चीज ना करें जो कि हम, या तो फिर हम ऐसा चीज यूज ना करें जो हमने ध्यान ही नहीं दिया और इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं करता। एग्जाम्पल में मैंने बताया कि हम अगर यूज करते हैं लंबे समय तक फिनोल का यूज कर रहे थे, लेकिन फिनोल एक टाइम पे आया और फिर क्या हुआ कि फिनोल जो है काम करना छोड़ दिया। अगर मान लीजिए अब फिनोल काम करना छोड़ देता तो उसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, डिटोल यूज करना स्टार्ट कर देंगे। इन सब चीजों को रोकने के लिए या तो फिर इन सब चीज को ध्यान रखने के लिए फार्मासिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। देखिए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है फार्मासिस्ट का, उसको इंश्योर करता है कि किसी भी एंटीबायोटिक को यूज या तो फिर ऑप्टिमम यूज किस तरह से हम करेंगे हेल्थ केयर सिस्टम में। साथ में जो फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये चीज करता है, वो इफेक्ट करता है और रिड्यूस करता है ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन करने के लिए। इसी चीज को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो उदित फार्मेसी का ऐप पे जाके पढ़ सकते हैं। अगर आप डी फार्मा कर रहे हैं तो उसका कोर्स प्राइस आप टेस्ट आप ले सकते हैं। अगर आप डी फार्मा का मटेरियल चाहिए तो 99 में मिल जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट या तो फिर कोई भी फार्मासिस्ट का आप तैयारी कर रहे हैं जो फार्मेसी लेवल है, तो इस चैप्टर से या तो फिर जितने भी चैप्टर है उसको डिटेल में वहाँ डिस्क्राइब किया गया है, एमसीक्यू को डिस्क्राइब किया गया है। या तो फिर अगर एग्जिट एग्जाम देखिए, आप अगर सेकेंड ईयर में है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता होना चाहिए कि विदाउट एग्जिट एग्जाम आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं। तो आप अगर एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप ये कोर्स अवेलेबल है, उनके हिसाब से ही आपको वहाँ पे मटेरियल मिल जाएगा, वहां से भी जाके ले सकते हैं। देखिए, उनके लिए पहला स्टेप क्या है, उदित आप जाएंगे प्ले स्टोर में, उदित फार्मेसी का ऐप को आप डाउनलोडिंग करेंगे, स्टेप 2 में अपना नाम डालेंगे और स्टेप 3 में आप स्टोर पे जाएंगे और आपके हिसाब से जो आप बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे है जो अकॉर्डिंग टू नीड आप वहाँ पे जाके ले सकते हैं। लेकिन कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।